गोरी घूमो न गलियां दोपहरिया में, गोरी घूमो न गलियां दोपहरिया में। विकी 22 साल का दुबला पतला सामान्य हाइट का सांवला लड़का, चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी, बाल सलीके से जमे हुए, शहर की अलग अलग गलियों से बाइक चलाते हुए जा रहा था। उसके चेहरे पे खुशी थी। बाइक इतनी तेज चला रहा था कि 2 बार वो किसी कार और रिक्शे से भिड़ते भिड़ते बचा। कायदा अच्छा मैं चला रहा हूँ और तू साले कैसे चला रहा है? तेरे बाप की सड़क है। विकी का मन किया कि बाइक साइड में खड़ी करके उस आदमी को अच्छे से जवाब दे, लेकिन आदमी को एक बुरी नजर देके उसने बाइक आगे बढ़ा दी। उसने तेजी से एक संकरी सी गली में बाइक डाली और थोड़ी दूर जाके एक घर के सामने रोक दी। गली के दोनों ओर मकान बने हुए थे। इस बस्ती में ज्यादातर मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, घरों में काम करने वाले या छोटी मोटी नौकरी या धंधे करने वाले ही रहते थे। विकी ने जिस घर के सामने बाइक रोकी वो घर था चमन नोरिया का। चमन की मोहल्ले के पास ही एक चौराहे पे चाय की दुकान थी। विकी ने घर का दरवाजा खटखटाया और यहाँ वहां देखने लगा। अंदर से रानू ने दरवाजा खोला। रचना उर्फ रानू, चमन की बड़ी लड़की, उम्र 20 साल, दिखने में बहुत ही सुंदर। मतलब उसे देख के कोई भी नहीं कह सकता कि वो इसी बस्ती में रहती थी। हल्के लंबे बाल, सांवला चेहरा। लोगों को उसके बारे में सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट करती थी वो थी उसकी गहरी काली आंखें, जिसमें विकी अक्सर खो जाया करता था। आज रानू आंखों में हल्का काजल और माथे पे बिंदी लगाए हुए थी और हमेशा की तरह वो आज भी बहुत सुंदर नजर आ रही थी। कहीं जा रही हो? ट्यूशन पढ़ाने। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, पास में ही है। पापा सुबह दुकान के लिए निकल गए। कह रहे थे आपसे कह दूं इस बार किश्त नहीं दे पाएंगे, बहुत दिक्कत है। अरे कुछ तो दे दीजिए, पापा भड़केंगे हमारे। रानू थोड़ा उसके करीब आई। उसकी खुशबू ने विकी को घर लिया था। इस महीने सपना के कॉलेज की फीस भरना जरूरी था। आप तो जानते ही हैं घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है। प्लीज इस बार एडजस्ट कर लीजिए। अगले महीने मुझे ट्यूशन से जो पैसे मिलेंगे मैं आपको दे दूंगी। ये प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। पापा को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले महीने कोई नौटंकी नहीं चाहिए। हाँ पक्का दे दूंगी। अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, पास में ही है, चली जाऊंगी। अरे टाइम बचेगा, बैठिए, वहीं से जा रहा हूँ मैं। रानू के पास अब कोई बहाना नहीं था। वो बाइक की पिछली सीट पे बैठी और विकी ने बाइक आगे बढ़ा दी। वो गलियों से होता हुआ मेन रोड पर आ गया। रोड पर गाड़ियों के साथ साथ लोगों की भीड़ भी थी। विकी बार बार ब्रेक लगाता और रानू बार बार संभलते हुए उसके कंधे पे हाथ रखती। देखिए, कंधा पकड़ के रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। रानू ने फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद विकी ने एक घर के पास बाइक रोकी। जय आती है ना पढ़ाने? हाँ, आपको कैसे पता? 3 साल से आपके घर के चक्कर काट रहा हूँ, देखा है मैंने कई बार आपको यहाँ आते हुए। थैंक यू। अगले महीने जरूर आपके पैसे दे दूंगी। हमारे पैसे नहीं, हमारे पापा के। रानू हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है फिर चलते हैं। हाँ, अभी कई लोगों से वसूली करनी है। ये कह के विकी ने बाइक को आगे बढ़ा दिया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि उसने पलट के देखा। रानू घर के अंदर जा चुकी थी। उसके बाद विकी पूरे शहर में घूमा। कभी अपनी बाइक किसी दुकान के आगे रोकता, तो कभी किसी घर के आगे, तो कभी किसी ठेले के आगे। लोगों से पैसे लेता और अपने बैग में रखकर आगे बढ़ जाता। दोपहर के लगभग 2 बजे के करीब वो अपने घर की गली पे पहुंचा। विकी का घर मोहल्ले का सबसे आखिरी घर था। दूसरे घरों से थोड़ी दूरी पर 2 मंजिला मकान के आगे एक कार खड़ी थी। विकी के पिता प्रताप
ड्राइंग रूम में बैठे खाना खा रहे थे और बार बार गेट की ओर देख रहे थे। उम्र में लगभग 55 के आसपास, वजन की तुलना में हाइट ज्यादा, बाल काले रंग के हेयर डाई में रंगे हुए और चेहरा बिल्कुल क्लीन शेव। विकी ने गेट पे आके बाइक रोकी और बाहर खड़े खड़े वसूल किए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपनी पॉकेट में डाले और बैग लेकर अंदर आया। उसने बैग प्रताप के सामने डाइनिंग टेबल पर रखा और उन्हें एक लिस्ट पकड़ा दी। कितना है? 20 है, देख लो। प्रताप ने लिस्ट पे नजर दौड़ाई जिसमें कर्जदारों के नाम लिखे थे। जब वो चमन के नाम पर आए तो भड़क पड़े। फिर उसने तुम्हें भूतिया बना दिया? नहीं दिया पैसा? विकी अपने कमरे में शर्ट बदल रहा था। उसने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, मिले नहीं, निकल गए थे। तो फोन करता, दुकान जाके पकड़ता साले को। 2 साल का बोल के 6 साल हो गए। तुमसे कछु नहीं होता, सिर्फ पेट्रोल फूको और आवारागर्दी करो। विकी कमरे से बाहर आया। उसने बैग की ओर इशारा किया। ये भी पेट्रोल फूक के आए। इतना कह के वो बाहर निकल गया। किधर जा रहा है? कॉलेज। पढ़ भी लेना, दिन भर रोड नपात रहा तो। विकी ने प्रताप की बात पर ध्यान नहीं दिया और घर से बाहर निकल गया। जय चमन हरामी को तो ठीक करना पड़ेगा। बत्ती बना के 9 साल के पिछवाड़े में डाल दिया तो हमारा नाम प्रताप सिंह नहीं। प्रताप ने खाना खत्म किया और कपड़े बदल के चमन से मिलने के लिए निकल गए। वो कार लेके सीधा उसकी दुकान पर पहुंचे। प्रताप की कार देख के चमन थोड़ा टेंशन में आ गया। चमन की उम्र भी प्रताप की उम्र के आसपास ही थी, लेकिन हालातों ने उसे इस कदर कमजोर कर दिया था कि वो प्रताप से 10 साल बड़ा लगता था। प्रताप ने रोड के किनारे कार पार्क की और तेजी से चमन की ओर बढ़ गया। उसकी दुकान पे 3 लोग बैठे चाय पी रहे थे। प्रणाम भैया, आपने क्यों तकलीफ की? हम आ जाते। बहुत चूतिया बना लिया चमन तुमने। आज पैसा लेके जाएंगे। बैठिए तो आप, स्पेशल चाय पिलाते हैं। मूड ठीक नहीं लग रहा आपका। मूड की तो ऐसी की तैसी। 2 साल का बोला था ना कि सारा पैसा चुका दोगे। 6 साल हो गए हैं, आधा भी नहीं चुकाया। 6 महीने भी गोली दे दी। अगले महीने डबल दे दूंगा। आप देख ही रहे हैं भैया, दुकान बंद करने की नौबत चल रही। देखो चमन, मुझे ना तुमसे मतलब है ना तुम्हारी दुकान से। 15 दिन का टाइम देते हैं। अगर पैसा नहीं दिया तो तमाम मकान अपने नाम करवा लूंगा। और जय धमकी नहीं, हमारी जबान है। तभी वहां रानू आ गई। प्रताप ने उस पर सर से पैर तक नजर डाली। नमस्ते चाचा जी। पहले भी मैंने कहा फालतू का रिश्ता मत जोड़ा करो। ना हम तुम्हारे बाप के भाई हैं और ना तुम्हारे चाचा जी। इतना कह के प्रताप अपनी कार की ओर बढ़ गए। विकी रात के वक्त अपने दोस्त बिट्टू के साथ शहर से थोड़ी दूर एक ढाबे पे ड्रिंक कर रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस रानू ही छाई हुई थी। यार बिट्टू यार, मोहब्बत हो गई है। किसी के प्यार में पड़ गया हूं यार। जब वो हमारी ओर देखती है ना तो दिल जोर के धड़कता है। ऐसा लगता है जैसे आंखों से तीर चला रही है। जब वो झूठ बोलती है ना तो भी लगता है सच बोल रही है यार। उसकी हर बात पे विश्वास करने का मन करता है। हमें लगा थे मन ही मन वो भी हमें पसंद कर रहे थे। अरे यार, सोच रहा हूं कल रास्ते में पकड़ के ना दिल की बात कह ही देते हैं। ये तो हम 2 साल से सुन रहे हैं। प्रपोज करोगे भी या आंखें सेकते रहोगे? कहीं कोई और लेके ना उड़ जाए। वो हमारी है जिस शहर में किसी की हिम्मत न है कि उसको उड़ा के ले जा सके। साले दारू पी के तुम एकदम शेर हो जाते हो और सामने बात करने में भी फटत है तुम्हारी। अबे तुम अपने भाई को जानत नहीं हो। जिस दिन दिमाग खिसकेगा घर में घुस के प्रपोज करूंगा। चल ज्यादा हो गई, अब घर छोड़ मुझे। बिट्टू ने ढाबे वाले लड़के को आवाज लगाई। ओ छोटे, कितना होगा? 870। अरे रहने दे, हिसाब में लिख लेगा।
विक्की ने गिलास में बची हुई शराब को एक घूंट में पिया और प्लेट में पड़ा आखिरी चिकन की पीस मुंह में डाल ली। छोटे लिख लियो। लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई। विकी ने बाइक चालू की। बिट्टू पीछे बैठा और दोनों घर की ओर निकल गए। यहां घर पे प्रताप भी अपने दो दोस्तों के साथ बैठे दारू पी रहे थे। अपना तो कोटा हो गो पोरो, अब चला था अपनी भड़की आग को ठंडा करने। रमेश, आज तुम भी चलो, कभी कभी बाहर भी मुंह मारना चाहिए, हैं? प्रताप के दोस्त रमेश उसी मोहल्ले में रहते थे। उन्होंने उठकर प्रताप के कंधे पे हाथ रखा। अरे नहीं भैया, हम तो अपनी पत्नी से खुश हैं। हम तो कहते हैं तुम भी शादी कर डालो। जिस चीज को लाने बाहर पैसे खर्च करत हो, मुफ्त में घर में मिल जाएगी। पैसे भी बचेंगे और किसी की झूठी भी ना होगी। भाई, उसे झूठी नहीं कहते, अनुभवी कहते हैं। हम तो बिना घूंटे से बंधे अच्छे, जब जहां मन किया मुंह मार लेते। तुम चल रहे हो हरीश? उनके दूसरे दोस्त हरीश ने भी हंसते हुए हाथ जोड़ लिए। तुम भी ना सुधरोगे, हैं? तीनों घर से बाहर निकले। प्रताप दरवाजे पे ताला डाल ही रहे थे कि उनको विकी की बाइक की आवाज सुनाई दी। आ गया साला शराबी। जय विक्की, साला दिन भर आवारागर्दी करत रहा था, नालायक। उन्होंने फिर दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ निकल गए। अगले दिन विकी जब बाइक पे कॉलेज जा रहा था, उसे रास्ते में रानू का ख्याल आया। यार, आज क्या ही देता हूं दिल की बात है। उसने बाइक फौरन रानू के घर की ओर मोड़ ली, लेकिन जब उसके घर पहुंचा तो उसे वहां उसकी छोटी बहन सपना मिली। उसे समझ में नहीं आया कि क्या बोले। वो चमन से मिलना था। पापा तो दुकान निकल गए। अच्छा, तुम्हारी दीदी है? वो भी ट्यूशन पढ़ाने चली गई। विकी ने फिर कुछ नहीं कहा, बाइक स्टार्ट की और अपने रास्ते निकल गया। वो उस घर पे पहुंचा जहां रानू ट्यूशन पढ़ाती थी, मगर वो वहां भी नहीं मिली। वो थोड़ा मायूस हुआ, कुछ सोचा और फिर कॉलेज के लिए निकल गया। दूसरी ओर प्रताप और रमेश सुबह सुबह मंदिर से लौट रहे थे। दोनों प्रताप की कार में थे। चाय पीने का मन कर रहा है, कहीं रोकना? आप प्रेमा पिलात हैं। साले चमन के ऊपर बहुत कर्जा है। कुछ तो वसूलो। दोनों कुछ ही देर में चमन की दुकान पे पहुंच गए। चमन दुकान पे ही था। वो एक दो लोगों को चाय पिला रहा था। जैसे ही उसने प्रताप की कार देखी, वो घबरा गया। उसने जल्दी से 2 गिलास में चाय डाली और कार के पास पहुंच गया। उसने प्रताप और रमेश को चाय दी। प्रताप ने चाय का एक घूंट लिया और चमन की ओर देखने लगा। वकील को कागजात बनाने बोल दिया है, तैयार रहो। कुछ महीने और रुक जाते भैया, मैं जल्द से जल्द पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। कल ही तो 2-3 लोगों से बात की, बैंक भी गया। अरे बैंक से लोन लेना का आसान है, आधे पैसे तो दलाल खा जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। घर भैया जे घर मत छीनो भैया। 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है। कितने जाएंगे हम? बर्बाद हो जाएंगे भैया। आप तो इतने सालों से जानत हो। इतने सालों से जानत है, तभी तो अब तक छोड़त आ रहे हैं। लेकिन तुमने साले हमारी भलाई को हमारी कमजोरी समझ लो। ऐसा नहीं भैया, हमने कभी आपकी भलाई का फायदा नहीं उठाया। आपके पैर पड़ते हैं, हमें गलत ना समझो। चमन प्रताप के पैर छूने लगा था। अरे हटो, पैर वैर छूने की जरूरत नहीं। अब हम तुम्हें किसी बात में नहीं आने वाले। नहीं भैया, मकान मत छीनो। आपके नौकर बन जाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन मकान न छीनो। 2 जवान बेटियों को लेके किधर जाएंगे? तो जो बोलेंगे वो करोगे, बात से पलट नहीं जाना। एक काम करो, अपनी बड़ी बेटी की शादी प्रताप से कर दो, घर भी बच जाएगा, एक लड़की ब्याह भी जाएगी।
क्यों? ये सुनते ही चमन के चेहरे का रंग गायब हो गया। वो हैरत में रमेश को देख रहा था। प्रताप ने भी आश्चर्य से रमेश की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। रमेश ने उन्हीं भरोसेमंद आंखों से इशारा किया कि ये ठीक होगा। प्रताप ने कुछ सोचा और फिर सामने की ओर देखा। उन्हें दूर से रानू आती हुई दिखाई दी। वो आज काले सूट में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। प्रताप की आंखें उससे हटी नहीं। वो उसे एकटक देखते गए। रानू चाय की दुकान पर गई और अपने पापा के लिए लाया हुआ खाना का टिफिन वहीं एक प्लास्टिक की कुर्सी पे रख दिया। फिर उसने प्रताप की कार की ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा प्रताप उसकी ओर ही देख रहे थे। उसने दूर से ही नमस्ते किया। प्रताप ने भी उसे हंसते हुए नमस्ते किया। भाई प्रताप, तुमको कोई दिक्कत नहीं ना इस शादी से? रमेश ने जो दांव खेला उसे सुन के प्रताप को लगा इतने सालों तक उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। उन्होंने अपने दोस्त की बात को आंखों ही आंखों में सहमति दे दी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चमन, तुम जितना समझते हो हम उतने भी कठोर दिल के नहीं। मुझे का दिखता नहीं कि कितने टेंशन में रहा हो। तभी वहां रानू आ गई। पापा, आपका खाना रख दिया है, जाती हूँ, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। आओ, हम छोड़ देते हैं। नहीं, चली जाऊंगी। ये कह के रानू वहां से झट से निकल गई। प्रताप ने उसकी ओर देखते हुए चमन के हाथ पे अपना हाथ रखा। तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए ही आज इतने आए हैं। प्रताप की अचानक बदले हुए बर्ताव से चमन के चेहरे पर टेंशन काफी बढ़ गई थी। भैया थोड़ा सोचन का समय दो। रानू से भी एक बार। हाँ, आराम से सोचो, लेकिन जय फैसला 1-2 दिन में करना है, वरना 15 दिन बाद सीधे घर खाली कराने ही आऊंगा। प्रताप ने धमकी भरे अंदाज में चमन को देखा और कार चालू करके आगे निकल गया। चमन वहीं खड़े हुए उन्हें जाते हुए देखता रहा। भाई रामू, तुम्हारे भी दिमाग का जवाब नहीं। कहा चाल चली, मैं भी देखत रह गया। अरे हमका तुम्हें जानत नहीं? मन ही मन तुम भी शादी के ख्वाब देखा तो ऊपर चाहे कितना भी ना करो। हा? मान गए तुम्हें, तुम ही हमें पक्के यार हो। अब आया साला चमन अंटे में। प्रताप के जाने के बाद चमन पूरे दिन तनाव में डूबा रहा। उसका काम में मन ही नहीं लगा। बार बार ये सोचता रहा कि क्या करे। रानू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुनाह तो मैंने किया, उसको सजा क्यों मिले? चमन को रात को भी नींद नहीं आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस उलझन से कैसे बाहर निकले। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। अगले दिन सुबह सुबह विकी के घर में शांति छाई हुई थी। विकी अपने कमरे में छोटा सा बैग पैक कर रहा था। तभी वहां टॉवल से मुंह पोंछते हुए प्रताप आ गए। अब कहाँ चल दिए? दोस्तों के साथ आगरा घूमने जा रहा हूँ। 4-5 दिन में लौटूंगा। बाइक से जा रहे हो? नहीं, बाइक दोस्त के यहाँ रख दूंगा। ट्रेन से जा रहे हैं। दोस्त का घर स्टेशन के पास में ही है तो। अच्छा सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे कब से जरूरी बात करने लगे? वो सारी बातें तो आप भैया से करो तो। उससे भी करूंगा, पहले तुमसे कर लूं। विकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रताप को अनदेखा करके अपना बैग उठाया, कमरे से बाहर निकला और टेबल से बाइक की चाबी और हेलमेट उठाकर बाहर की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे प्रताप भी आ गए। मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुन के विकी चलते चलते मुड़ गया। ये गुरु है, जय हमारे आपके मजे लेने की। लो मजे। लेकिन जय भी सोचना, आपसे शादी करेगा कौन? इतना कह के उसने बाइक स्टार्ट की और गेट से बाहर निकल गया।
प्रताप उससे गुस्से से देख रहे थे। साला मेरी कोई बात सीरियस ही नहीं लेता। आ लौट के बताता हूं तुझे। दोपहर में चमन अपनी दुकान में काम कर रहा था। साथ में उसकी छोटी लड़की सपना भी उसकी मदद कर रही थी। तभी चमन का मोबाइल बजा। टेबल पे रखे मोबाइल को सपना ने उठाया और चमन की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए बोली, पापा, प्रताप चाचा जी का फोन। चमन घबरा गया। उसने डरते हुए सपना से फोन लिया। जी। फिर कहा सोचा तुमने चमन? एक बार आप फिर सोच लेते भैया। आपके साथ रानू की शादी बड़ा अन्याय होगा बच्ची के साथ। ये बात सुन के सपना चाय बनाते बनाते रुक गई। उसने अपने पापा की ओर देखा। भैया, आप और हमारी उम्र तो मैं हमारी उम्र देखनी है या अपनी परेशानियां कम करनी है? हैं? कितनी बार तुम्हें बोला मुझसे शादी कर दोगे तो दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है। एक कर्ज चुक जाएगा, दूसरा लड़की की शादी की टेंशन से भी आजाद हो जाओगे। दहेज का पैसा बच जाएगा। और क्या चाहिए? जी, मैं रानू से अभी बात नहीं कर पाया। कल देर से घर पहुंचो, तब तक वो सो गई थी। तो सुबह कर ले, क्या दिक्कत थी उसमें? वो सुबह दुकान आना था ना भैया। अरे तुम्हारी दुकान से जरूरी जय काम है। अच्छा ठीक है, कल फिर फोन कर रहे थे। इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना वकील को लेके पहुंच जाऊंगा, समझे? ये कह के प्रताप ने फोन काट दिया। चमन फिर ख्यालों के दलदल में उलझ गया। उसे इस समस्या से कोई भी रास्ता बाहर नहीं दिख रहा था। दूसरी ओर प्रताप के इरादे से अनजान विकी रानू के ख्वाबों में उड़ा जा रहा था। वो अब बिट्टू के साथ आगरा की ट्रेन में बैठा था। ट्रेन में भीड़ कम थी। पूरे कोच में लगभग 20-25 लोग ही थे। जहां विकी और बिट्टू बैठे थे, वहां उन दोनों के अलावा 1-2 लोग और थे जो सो रहे थे। विकी खिड़की से बाहर भाग रहे पेड़ों को देख के मुस्कुरा रहा था। उसे एक एक करके रानू की बातें याद आ रही थी। उसका उसे लिफ्ट देना, रानू का उसके कंधे पे हाथ रखना, रानू का उसके करीब आना और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहना। उसने अपने सामने बैठे बिट्टू से कहा, गुरु अभी मैंने पी ना, इसलिए ये मत समझना कि नशे में बोल रहे। मैंने कब बोला तुम नशे में बोल रहे? लेकिन बोल कर रहे जे तो बता। यार आगरा से वापस आके मैं सबसे पहले रानू से अपने दिल की बात कहूँगा। तुम चाहे कुछ ना कहो, मगर तुम्हारी आंखें कहते हैं तुम भी मुझे पसंद करती हो। क्या बात है, एकदम लवर बॉय की तरह बातें कर रहे। लॉन्डियन से ऐसे प्यार से बात करनी पड़ती है, तब जाके उनके दिल में कुछ होता है। आए बड़े। अच्छा, तो आगे क्या कहोगे? आगे कहूँगा, जब तुम मुझे देखती हो ना तो लगता है कि फिर कहीं और ना देखूं। तुम्हारे आगे दुनिया खो सी जाती है, कुछ याद नहीं रहता। फिर तुम्हारे साथ 365 दिन रहना चाहते हैं। छा गए गुरु, इतनी रोमांटिक बातें सुन के रानू तो उचक के गले लगा लेगी तुम्हें। हम सोच रहे हैं एक लव लेटर लिख दें। भाई, मोबाइल इंटरनेट के जमाने में लेटर लिखोगे? बड्डे, लेटर का असर अलग ही होता है। एक एक शब्द सीधे दिल पे असर करता है। होगा भाई, प्यार का अपन को कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हें देख देख के सीख रहे थोड़ा बहुत। वह चिंता ना कर, एक बार रानू मुझसे सेट हो गई ना, उसकी छोटी बहन से तेरा चक्कर चलवा दूंगा। सही है भाई, हम साधु बन जाएंगे। अच्छा, अब हम चले सोने, तुम पकाओ अपने ख्याली पुलाव। अरे बेटा, जब तक पकाएंगे नहीं तब तक खाएंगे कैसे? ये बात भी सही। ये कह के बिट्टू ऊपर वाली बर्थ पे सोने चला गया। विक्की कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर उसने कुछ सोच के अपने बैग से एक डायरी निकाली और रानू को लेटर लिखने लगा। डियर रानू। इतना लिखते हुए वो रुक गया। फिर कुछ सोच के उसने वापस लिखना शुरू किया। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था
तो सच कहूं मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि तुम कितनी खूबसूरत हो। उस वक्त मुझे सिर्फ पैसे दिखे थे। दिमाग में यही चल रहा था कि तुम्हारे पापा से कितने पैसे वसूलने हैं, उनसे पैसे हर महीने हर हाल में लेके जाना है। लेकिन जब से तुम्हारे पापा ने तुम्हें आगे करना शुरू कर दिया है, और तब से पता नहीं क्या हुआ है, मैं पैसे को धीरे धीरे भूलने लगा हूं। जब भी तुम्हारे घर पहुंचता हूं, चमन जी तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए भेज देते हैं, और तुम्हारी बातें सुनकर मैं पिघल जाता हूं। तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे में खोने लगा हूं। भूल ही जाता हूं कि पैसे वसूलने आया था। तुम जब हल्के हल्के होठ हिला के कहती हो कि पैसे 9 हैं, तो जी करता है अपने पॉकेट से पैसे निकाल के तुम्हें दे दूं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास भी उतने पैसे ना हैं कि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। पर एक दिन ना तुम्हें इस भंवर से मैं निकाल के ले जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूं, अपने दिल की सारी बातें कहना चाहता हूं। लेकिन जब भी तुम्हारे सामने आता हूं, पता नहीं कहाँ हो जाता है। दिल की बात दिल में ही रह जाते यार। वहां नंबर तक लेना भूल जाता हूं। बताओ, जाके लाने ये लेटर लिख रहे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और लगता है तुम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही महसूस करती हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो जब अगली बार पैसे वसूलने आऊंगा तो जरूर बताना, मुंह जुबानी या लिख के। तुम्हारे जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। सिर्फ तुम्हारा, विक्की। लेटर पूरा करके विकी ने उसे 2-3 बार और पढ़ा और फिर डायरी वापस बैग में रख के मुस्कुराते हुए बर्थ पे लेट गया। दूसरी ओर चमन का दिल और दिमाग शाम होते होते विचारों के भवंडर से निकला। मैं कल प्रताप जी को साफ साफ कह दूंगा जे शादी नहीं हो सकत। मकान आपके नाम कर दूंगा, लेकिन बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। चमन के फैसले से बेखबर प्रताप रात को अपने घर में दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। आओ आओ, कोई जवाब चमन से? नहीं, साला बहाने बना रहा है। कितने भी बहाने बना ले, अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। साले ने अगर मना करो तो कल ही वकील से नोटिस भिजवा दूंगा। रास्ते पे आ गओ तो अकल ठिकाने अपने आप आ जाएगी। ज्यादा 2-5 करेगा तो साले को 1-2 लाख और दे दूंगा। क्या फर्क पड़ता है? इस बार तुमने मुर्गे की गर्दन सही मरोड़ी है। नहीं मानेगा तो मारा जाएगा, या तो घर जाएगा या बेटी। दोनों की बातें सुन के प्रताप का दूसरा दोस्त हरीश थोड़ा उसकी तरफ झुका। लेकिन ब्याह के लिए तैयार कैसे हो गए प्रताप भाई? तुम्हें तो रोज नहीं चाहिए थी। जय रामू से पूछो, इसी ने फंसाया मुझे। 1 सेकंड को मैं भी सोचा कि जय का बोल रहा, लेकिन जब सामने से उसकी लौंडिया को आते देखा तो तन में आग सी लग गई। दिमाग ने कहा, ऐसे माल को छोड़ा तो दुनिया में तुमसे बड़ा चूतिया कोई ना होगा। ऐसी पटाखा के लिए 10 बार भी शादी करनी पड़े तो कर लेंगे। लेकिन अब बाहर वालियों का क्या होगा? अरे वो कौन सी भागे जा रही हैं? जब मूड होगा तो उतने भी चक्कर मार लेंगे, हैं? वाह भाई, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं। अरे ये क्या, 11 बज रहे हैं, तुम्हें अपने अड्डे पे नहीं जाना का? नहीं, अब तो आंखों में वही घूम रही है। किसी और के साथ मजा ना आएगा। जब तक इसके साथ सुहागरात न मना ले तब तक कहीं और मुंह ना मारा जाएगा। दूसरी ओर जब चमन रात को दुकान बंद करके घर पहुंचा तो रानू और सपना दोनों ही पलंग पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। खाना खाया तुम लोगों ने? रानू ने एक नजर सपना को देखा और फिर अपने पापा से पूछा। प्रताप जी का फोन था क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वही पैसे का चक्कर। मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया? कछु नहीं। बताओ पापा, क्या सोच लिया? चमन बात तो नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानू की जिद के आगे मजबूर हो गया।
उसने उसे प्रताप के प्रस्ताव के बारे में सब कुछ बता दिया। कल जाके जब मकान प्रताप जी के नाम कर दूंगा, हम लोग कहीं और रहने चले जाएंगे। जय, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है पापा। तो फिर क्या करेंगे? मैं प्रताप जी से शादी करने को तैयार हूँ, आप उनको हाँ कह दीजिए। रानू के ये कहते ही चमन और सपना उसे आंखें फाड़ के देखने लगे। इससे पहले कि चमन उससे कुछ कहता, रानू उठकर अंदर चली गई। रानू जब कमरे में अंदर गई तब चमन भी उसके पीछे पीछे गया। तुम हम लोगों की खुशियों के लिए काहे जिंदगी बर्बाद कर रही हो? पापा, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। आपका जो पैसा कर्ज चुकाने में बर्बाद हो रहा है, उससे सपना की पढ़ाई पूरी हो सकती है, उसका फ्यूचर बन सकता है, ये घर बच सकता है। आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे खुश रहना आता है, मैं खुद को एडजस्ट कर लूंगी। बेटा, लेकिन वो तुमसे उम्र में काफी। बात तो इंसान की होती है पापा। 25 साल का आदमी भी मेरी जिंदगी नरक बना सकता है। वैसे भी मैं इतना नहीं कमा पाती हूँ कि इस घर की कोई मदद कर सकूं। कम से कम प्रताप जी से शादी करके आपके कंधे का बोझ तो कम होगा। लेकिन अब आप ज्यादा मत सोचो और रिश्ते के लिए हाँ कर दो, सब ठीक होगा। इस घर से हम सबकी खुशियाँ जुड़ी हैं पापा। घर बच जाएगा तो मैं भी जस सोच के खुश रहूंगी कि आपके कुछ काम आ सके। रानू की बातें सुनकर चमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को झट से गले लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह प्रताप घर से तैयार होकर निकले और दरवाजे पे ताला लगाते हुए अपने दोस्त रमेश को कॉल किया। निकल रहे हैं, रोड पे मिलो। आओ, हम भी रेडी है। प्रताप ने अपनी कार चालू की और मोड़ से रमेश को लिया। फिर दोनों चमन की दुकान की ओर चल दिए। आज तो रामू आर पार करना है, तो भाई मैंने फोन नहीं किया ससुरे को, वरना फिर घुमा दे। सही किया, चल के बात करेंगे तो प्रेशर बनेगा। या तो मकान या लौंडिया, दोनों में से आज कोई तुमाऊ होगा। हम तो कह रहे हैं लगे हाथ वकील को भी उताई बुला लेते हैं। देख के साले की फट के हाथ में आ जाएगी। जरूरत पड़ने पर ही बुलाना ठीक रहेगा, नहीं तो सुबह सुबह 500 का ले जाएगा। दोनों बातें करते हुए कुछ ही देर में चमन की दुकान पे पहुंच गए थे। प्रताप ने कार उसकी दुकान के एकदम सामने ही रोकी। चाय बना रहे चमन ने जब दोनों को देखा तो जल्दी से उसने 2 गिलास में चाय छानी और उनके पास आ गया। प्रणाम भैया जी, जे लीजिए गर्मा गर्म स्पेशल चाय। चाय तो हम पी लेंगे चमन, जय बताओ फिर क्या फैसला करो। हम अभी आपको फोन करने वाले थे। रेनू बेटी ने शादी के लिए हाँ कह दी है। ये सुनते ही प्रताप की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रमेश से नजरें मिलाई। ज्यादा जोर जबरदस्ती तो नहीं की ना उसके साथ? ये कहते हुए प्रताप कार से बाहर आए। उनके साथ रमेश भी कार से उतरे और दोनों जाके चाय की दुकान पर रखी कुर्सियों पे बैठ गए। नहीं नहीं, सच पूछिए तो मैं तो बिल्कुल इस शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन उसने खुद कहा उसे जे शादी से कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी समझदार लड़की है तुम्हारी। मुझे तो मालूम था वो दिल ही दिल में मुझे पसंद करा था, तभी मैंने तुम्हारे सामने रिश्ते की बात की। आज की लड़कियों को तजुर्बे वाले लोग ही पसंद आते हैं। चलो अब जल्दी से एक और स्पेशल चाय बनाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। इतने जितने लोग बैठे हैं किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं। जय चाय हमारी तरफ से है, एकदम मुफ्त। चमन बाबू, ये खबर देके दिल खुश कर दिया तुमने हमारा। जब प्रताप चमन से मिलके अपने दोस्त के साथ वापस निकले तो उनके दिमाग में शादी की बातें चलने लगी। शादी कैसे करनी है, कब करनी है, किसे बुलाना है। वो उसी दिन से अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए। वहीं दूसरी ओर विकी इन सब बातों से बेखबर आगरा घूमने में व्यस्त था। वो रानू के साथ आने वाली जिंदगी के सपने सजा रहा था।
अगले दिन प्रताप कुछ साड़ियां और गहने लेकर सुबह सुबह चमन के घर पहुंच गए। चमन उस वक्त घर पे ही था। अरे भैया जी। अरे भैया जी नहीं, अब मैं आपका दामाद हूँ। जी जी, इतना सब कुछ लाने का क्या जरूरत थी? अरे रानू अब सिंह खानदान की होने वाली बहू है चमन बाबू, तुम तो जैसा कर नहीं पाओगे, हमारे को तो सोचना होगा। चमन चुप हो गया। उसने फिर धीरे से कहा, अभी से ये सब करने का क्या जरूरत थी? शादी तो 2-3 महीने बाद ही होगी। 2-3 महीने बाद? ससुर साहब 2 दिन बाद ही शादी है, पंडित से बात हो गई है। ये सुनते ही चमन खड़ा हो गया। 2 दिन बाद शादी कैसे हो सकता है? रिश्तेदारों को खबर करने में ही हफ्ता लग जाएगा। किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं, मैं भी किसी को नहीं बुला रहा। चुपचाप से मंदिर में शादी कर लेंगे, बात खत्म। अंदर किचन में काम कर रही रानू जल्दी शादी की बात सुन के थोड़ा बेचैन हो गई। वो भी यही मान के बैठी थी कि शादी 2-3 महीने बाद ही होगी। बाहर प्रताप चमन को समझाने लगा, अरे क्या बेकार में पैसा बर्बाद करना, वैसे भी पानी में रोटी डुबो डुबो के खा रहे हो, कितने से पैसा लाओगे पूरी का भोज कराने हैं? मैं तो कहता हूँ जो थोड़े बहुत पैसे हैं संभाल के रखो, छोटी बेटी के काम आएंगे। मैं भी बस अपने बड़े बेटे की फैमिली और 2-4 दोस्तों को ही बुला रहा हूँ, ज्यादा हुआ तो छोटा वाला और आ जाएगा बस। तभी रानू चाय की ट्रे लेकर बाहर आ गई और चाय टेबल पे रख दी। प्रताप ने उसकी ओर देखा। देखो तुम्हारे लिए कितनी महंगी साड़ी लाए हैं? जय जेवर भी तुम्हारे लिए है। प्रताप ने साड़ियों का बैग और गहने उसकी ओर बढ़ाए। आराम से देख लेना। रानू 2 दिन बाद ही शादी है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? जैसा आप लोग चाहें। बहुत समझदार लड़की है, किस्मत खुल गई हमारी। तो ठीक है, 2 दिन बाद का रखा था। लेकिन हम हुई तो तैयारी। आप लेकिन बहुत करत है, सब मुझ पर छोड़ दो, सब संभाल लेंगे। आप तो सिर्फ अपनी बेटी को विदा करने की सोचो। चमन ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा तो हम अब चलत हैं, बहुत तैयारियां करनी है, सीधा पंडित के पास जाते हैं। मैं भी चलूं? मैंने कहा ना, कचू करने की जरूरत नहीं चमन जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्रताप ने एक घूंट में चाय खत्म की और घर से बाहर निकल गए। गली के मुंह पे उनकी कार खड़ी थी। चमन उन्हें कार तक छोड़ने आया। समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान। चमन जी, अब आप हमारे ससुर हैं, एहसान वहसान कछु नहीं। दामाद का फर्ज है अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। चलिए मिलत हैं जल्दी हैं, कोई भी जरूरत हो तो फोन करना, झिझकना नहीं। ये कह के प्रताप ने कार चालू की और फिर आगे बढ़ा दी। सबसे पहले वो पंडित के यहाँ गए और उसे 5100 रुपए देकर 2 दिन बाद के लिए बुक कर लिया। पंडित जी से मिलके जब प्रताप बाहर आए तो उन्होंने विकी को कॉल किया। उस वक्त विकी एक मार्केट में अपने दोस्त के साथ बैठा आगरा के मशहूर पेठे खा रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो। हाँ सुन रहे। पहुंच गए? 2 दिन पहले ही। आपको अभी याद आई? ओ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब चकाचक। अचानक प्रताप अपनी बात कहते कहते रुक गए। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? चल जय पता करने के लिए फोन किया था। अच्छा, कब से इतनी फिक्र होने लगी हमारी? कुछ छुपा तो ना रहे? अब तुझसे क्या छुपाऊंगा, चल तो घूम। इतना कह के प्रताप ने फोन काट दिया। विकी को 1 सेकंड के लिए लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और पेठे खाने में व्यस्त हो गया। शाम को प्रताप अपने बड़े बेटे रवि के घर पे आए। रवि का घर काफी बड़ा था, 2 मंजिला मकान। वो रेलवे में नौकरी करता था, अच्छी कॉलोनी में रहता था और उसकी कोशिश यही रहती थी कि अपने पिता और भाई से ज्यादा मेल जोल ना रखे। जैसे ही प्रताप की कार उसके गेट के सामने आकर रुकी, उसने तुरंत उठ के दरवाजा खोला।
फिर उसने अंदर देख के आवाज लगाई, निधि, चाय बनाना, बाबूजी आए हैं। प्रताप जैसे ही घर में घुसे, रवि ने उनके पांव छुए। कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी में हूँ। तभी रवि का 6 साल का लड़का अंदर से खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया और प्रताप की गोदी में लपक गया। प्रताप ने उसे गोद में उठाकर पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल कर दी। पता है छोटू, तेरी दादी आ रही है 2 दिन बाद। ये बात सुन के रवि अचंभे में आ गया। दादी, मतलब क्या कह रहे हैं? अरे 2 दिन बाद शादी कर रहा हूँ, जी बताने आया था। रवि को ये जान के धक्का सा लगा। उसे गुस्सा आ रहा था मगर वो शांत रहा। तभी रवि की पत्नी निधि पानी का ग्लास लेकर बाहर आई। प्रताप ने उसकी ओर देखा। बहू, सुन लिया ना, परसों राम मंदिर से कर रहा हूँ शादी। सुबह तैयार हो के 8 बजे पहुंच जाना। ज्यादा खर्चा वर्चा करने की जरूरत नहीं, 2-4 ही लोग होंगे। रवि से अब रहा नहीं गया और उसने पूछ ही डाला, क्या किसी विधवा से कर रहे हो शादी? बाप को कच्चा खिलाड़ी समझा है, हैं? तेरी लुगाई से भी छोटी उम्र की है वो। रवि और निधि ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। चलो अब चलते हैं, बहुत काम पड़ा है। हाँ हाँ बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। प्रताप ने छोटू को एक और चॉकलेट दी और घर से बाहर निकल गए। उनके जाते ही निधि ने अपना माथा पटक लिया। तुम्हारे बाबूजी की ठरक जा नहीं रही, पूरे समाज में नाक कटा के रख दी। इन्हें तो सिर्फ विक्की ही ठीक कर सकता है। अरे इस उम्र में आके ये हरकत हद है। विक्की आगरा में घूम रहा था। उसने ताजमहल के साथ कई सारी तस्वीरें खींची और बहुत ही प्यार से ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल रानू के लिए खरीद लिया। वो बहुत खुश था। एक ओर जहां विक्की घूमने में मस्त था, वहीं दूसरी ओर प्रताप शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। 2 दिन बाद विक्की वापस आ रहा था और 2 दिन बाद ही प्रताप और रानू की शादी थी। शादी के दिन सुबह सुबह चमन अपनी दोनों बेटियों को लेके मंदिर पहुंच गया। रानू लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी हुई थी। थोड़ी देर में प्रताप और उनके दोनों दोस्त और रवि का परिवार भी वहां पहुंच गए। शादी का सामान एक दिन पहले ही मंदिर के स्टोर रूम में रखवा दिया गया था और पंडित जी ने थोड़ी जल्दी आके मंडप वगैरह भी तैयार करवा लिया था। थोड़ी देर बाद प्रताप और रानू को मंडप में बैठाया गया। दामाद जी, आपका वो छोटा लड़का वो विक्की भैया नहीं आए? विकी का नाम सुनते ही रानू थोड़ी सचेत हो गई। उसे सरप्राइज बहुत पसंद है ना, इसीलिए नहीं बुलाया। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। और फिर पंडित जी ने मंत्रों के साथ शादी की रस्में शुरू की और लगभग 3-4 घंटे में ही शादी संपूर्ण हो गई। शादी के बाद सभी ने दुल्हा दुल्हन को बधाई दी और अपने अपने घरों के लिए निकल गए। प्रताप ने भी पंडित जी को बाकी के पैसे दे दिए और रानू को कार में लेके घर की ओर रवाना हो गया। शाम को विकी घर पहुंचा। अरे जब दरवाजा कब से बंद रखने लगे? अरे खोलो, अरे खोलो। दरवाजा रानू ने खोला। मांग में सिंदूर, सुहागन वाली लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां। उसे एक सजी दुल्हन के रूप में अपने घर में देख के विकी दंग रह गया। एक सेकंड के लिए तो वो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं कर पाया कि उसके सामने रानू दुल्हन बनी खड़ी थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। लेकिन फिर कुछ खामोश पलों के बाद विकी को होश आया और किसी तरह उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम यहां और ऐसे?
तभी पीछे से प्रताप वहां आए। रह गई आके फटी की फटी हैं? तुम नहीं, आप कहो, हम इसे ब्याह के लाए हैं। ये है तुम्हारी सौतेली माँ। ये सुन के विकी के तो होश ही उड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल के कहीं दूर फेंक दिया हो। वो पत्थर की तरह खड़ा बस रानू को देख रहा था। जब विकी को उस पल की सच्चाई महसूस हुई, उसने अपनी आंखें रानू से हटा ली और अपने पिता की ओर देखा। जहां रानू की आंखें झुकी हुई थी, वहीं प्रताप के चेहरे पे एक अजीब सा घमंड झलक रहा था। वो प्रताप के करीब आया। देखो पापा जी, तुम्हारे कारण मैं इस दुनिया में आया, इसलिए तुम मेरे बाप हो। लेकिन ना इस लड़की ने मुझे जन्म दिया है, ना इससे मेरा कोई खून का रिश्ता है, तो इससे रिश्तेदारी तो जोड़ना ही मत मोई। तुम्हारा रिश्ता ढो रहे हैं, जय काफी है। हमारी एक ही माँ थी और वही रहेगी। ऐसे किसी भी रात चलती को उठा के मेरी माँ नहीं बना सकते तुम। इज्जत से बात करो, अब जे लौंडाई नहीं चलेगी जाए घर में। जब तुम आओ ना, मेरी माँ का घर है। होशियारी ना फैलना ज्यादा। लोगों को डरा धमका के उनके लौंडियन पे राज कर सकते हो, लेकिन हमारे ऊपर नहीं। ये सुन के रानू विकी को देखती रह गई। उसके बाद विकी गुस्से में अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने बैग से ताजमहल का मॉडल निकाला और जमीन पर पटक के तोड़ दिया। बाहर प्रताप रानू को डरा हुआ देख के उसके पास आए। घबराओ नहीं, हम बाप बेटा ऐसे ही लड़त रहा था। सरप्राइज देखकर बेचारा बौखला गया। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, खाने में क्या बना रही हो? भिंडी, रोटी, दाल चावल और चटनी। वाह, हम लोग तो दाल चावल से ही काम चला लेते थे। बनाओ बनाओ, लौंडे को भी तुम ही दे देना खाना। जी। प्रताप फिर अंदर नहाने चले गए। तभी विकी दरवाजा खोल के बाहर आया और किचन में गया। उसे देख के रानू भी धीरे से उसके पीछे गई। बोलिए, क्या चाहिए? तुमने मेरे बाप से शादी की है ना, उन्हीं की सेवा करो, जाओ। हम अपना काम खुद कर लेंगे। विकी ने सामने बने लकड़ी के कैबिनेट से चाय का बर्तन निकाला और चाय बनाने लगा। चाय बनाते हुए उसके पैर जोर जोर से हिल रहे थे। रानू उससे थोड़ी दूर खड़ी थी। विकी ने 1-2 बार गुस्से में रानू की ओर देखा, लेकिन फिर नजरें घुमा ली। रानू उसकी नजरों से डर रही थी। उसकी नजरों से बचने के लिए उसने टोकरी में से सब्जी निकाली और ड्राइंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में विकी भी अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रानू वापस किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में जब खाना बन के तैयार हो गया, वो गर्मा गर्म खाने की थाली लेके विकी के कमरे में गई। विकी उस वक्त बाहर की ओर निकल रहा था। खाना? अरे हमने कहा ना, तुम्हारा हमारा रिश्ता कोई ना है। अपने पति की सेवा करो बस। विक्की गुस्से में बाहर चला गया। तभी रानू की नजर जमीन पर पड़े संगमरमर के टुकड़ों पर पड़ी। उसने थाली वापस किचन में जाकर रख दी और झाड़ू लेके ताजमहल के टुकड़ों को समेटने लगी। उसने टुकड़ों को ध्यान से देखा। ये तो ताजमहल लग रहा है। उसकी नजर घर के बाहर बाइक स्टार्ट करते हुए विकी पर गई। वो कुछ देर तक वहीं बैठी बैठी सोचती रही। फिर उसने टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक डिब्बे में बंद करके किचन में मसालों के डिब्बे के पीछे छिपा के उसे रख दिया। थोड़ी देर में प्रताप कमरे से बाहर आए। खाना तैयार है? जी। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आहा, वाह, परसों बाद ढंग का खाना मिलेगा। तुम्हारी दीदी? हमारी दीदी? सपना मुझसे छोटी है। अरे, मैं अपनी पहली बीवी की बात कर रहा हूँ। रिश्ते में तुम्हारी दीदी हुई ना, उसके हाथों में भी जादू था। रानू ने कुछ नहीं कहा और किचन में चली गई। इतने में प्रताप डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठ गया। रानू अंदर से खाने की थाली लेके आई और प्रताप के सामने रख दी। जब वो वापस जाने के लिए पलटी तो प्रताप ने उसका
हाथ पकड़ लिया। पानी लेके आती हूँ। बैठो तो जरा, पानी तो खाने के बाद पीऊंगा। प्रताप ने उसे अपनी बगल वाली कुर्सी पे बैठा दिया। हनीमून पे चलने का प्लान बना रहा हूँ, बोलो कितने चलना है? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं पे ठीक है। काहे? हमारे साथ चलने में क्या शर्म आएगी? नहीं, वो बात नहीं है, बस अभी मन नहीं है। अभी तो पहली विदाई भी नहीं हुई। पापा लेने आएंगे ना? ठीक है, तुम्हारी पहली विदाई के बाद चलेंगे शिमला। कहा तो है? जैसा आप चाहें। खाना ठंडा हो रहा है, मैं सलाद देना तो भूल ही गई, लेके आती हूँ। रानू तुरंत उठी और सलाद की प्लेट लेकर टेबल पे रख दी। तुम भी खा लो। आपके बाद खा लेंगे। अरे खा लो, मैं मॉडर्न ख्यालों का आदमी हूँ। ले आओ अपनी थाली। रानू किचन से एक और खाने की थाली लेकर आई और प्रताप के बगल में बैठ गई। प्रताप खाना खाते खाते कभी उसके गाल पे हाथ फेरते, कभी उसकी कमर पे हाथ डालते, तो कभी उसकी जांघों को सहलाने लगते। उनके ऐसे करने से रानू तंग तो हो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। रात को विकी घर नहीं आया। वो हॉस्टल में अपने दोस्त के साथ ही ठहर गया था। अगले दिन कॉलेज भी हॉस्टल से ही चला गया, लेकिन कॉलेज में उसका मन नहीं लग रहा था। क्लास में बैठे हुए रानू बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने बगल में बैठे बिट्टू का हाथ पकड़ा। चल बे, बहुत पढ़ लिया। मरवाएगा का? सर गुस्सा करेंगे। बे सर की माँ की आंख, चल रहा कि ना? अबे क्लास छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो बैठ फिर, फट्टू साला। विक्की उठा और अपना बैग लेके क्लास के दरवाजे की ओर चल दिया। क्लास ले रहे प्रोफेसर ने उसे जाते हुए देखा। विकी, वेयर आर यू गोइंग? तुम देख सकते हो क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी हो गई। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगा। विकी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गया। कॉरिडोर से होते हुए वो कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे बने साइकिल स्टैंड पर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बाइक से सटी हुई कोई और बाइक खड़ी थी। उसने उस बाइक को जोर से लात मारकर नीचे गिरा दिया और अपनी बाइक पे बैठ गया। ये देख के वहीं गेट पे खड़े 4 लड़के फौरन दौड़ते हुए आए। विकी ने उन्हें देखा। साला पूरा स्टैंड खाली पड़ा है, हमारी बाइक पे क्यों चढ़ रहे हो बे? तो बोलना चाहिए ना। हमें क्या मालूम किसकी बाइक है? अब पड़ गया ना मालूम। चल पकड़ा। इतने में दूसरे लड़के ने आकर विकी का कॉलर पकड़ लिया। कॉलर छोड़, बाइक उठा के खड़ी कर, तब छोड़ूंगा। माँ की आंख। विकी ने बाइक पे बैठे बैठे उस लड़के के पेट पे लात मारी। लड़का दर्द में चिल्लाते हुए वहीं बैठ गया। फिर विक्की अपनी बाइक से उतरा और बाकी के लड़कों से अकेले ही हाथापाई शुरू कर दी। तभी पीछे से बिट्टू तेजी में भागता हुआ आया। उसके साथ साथ 5-6 लड़के और थे। भाई हम लोग आ गए, उधेड़ देंगे सालों को। लड़कों के ग्रुप को आता देखकर वो चारों लड़के वहां से भाग गए। विकी के चेहरे पे हल्का सा खून था। कहाँ भाग रहे हो सालो? रुको तेरी बहन के। उसने गुस्से में उनकी ओर 2-4 पत्थर फेंके। बिट्टू ने उसे रोका। जाने दे बड़े, टकराएंगे तो इसी कॉलेज में, देख लेंगे अगली बार। तेरा खून निकल रहा है, डॉक्टर के चले? कोई जरूरत नहीं है। विक्की अपनी बाइक पे बैठा। हाँ ठीक है, मिला था शाम को अड्डे पे। आओ। विक्की तेज बाइक चलाता हुआ घर पहुंचा। उसकी बाइक की आवाज सुन के अपने कमरे में लेटी हुई रानू उठ के बैठ गई और बाहर आ गई। विक्की को आता देख वो घबरा गई थी। एक्सीडेंट हो गया क्या? तुम्हें मतलब? नहीं, वो खून। विक्की ने उसे गुस्से से देखा। वो चुप हो गई, लेकिन फिर बोल उठी। कल रात को आप घर नहीं आए? अरे बोला ना, अपने काम से काम रखो। आप मुझसे क्यों गुस्सा हैं? मैंने क्या गलती कर दी? तुमने क्या गलती कर दी? 3 साल से साल। सही है, सही है, तुम्हारी क्या गलती है? सही है। विक्की ने यहाँ वहां नजर दौड़ाई। आ गए तुम्हारे पति परमेश्वर, दिखना रहे। आपके बड़े भैया के यहाँ गए हैं मिठाई देने। बांटो मिठाई, खुशियां मनाओ, मजे उड़ाओ। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया। उसने पीछे बने वॉशरूम में जाके अपना चेहरा धोया,
शीशे में उसने देखा कि उसके माथे पे चोट लगी हुई थी और थोड़ा होंठ फट गया था। वो वापस अपने कमरे में आया, तभी वहां रानू बैंडेज लेके आ गई। ये लगा लीजिए। अरे तुम जाओ ना यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे कुछ। विकी के इतने जोर से चिल्लाने से रानू सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही विकी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वो बिस्तर से उठा और बाइक की चाबी लेके घर से बाहर निकल गया। विकी के जाने के बाद रानू काफी देर तक घर पे अकेली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे टूटे हुए ताजमहल का ख्याल आया। वो किचन में गई और मसालों के डिब्बों के पीछे से वो डिब्बा निकाला जिसमें उसने टुकड़े रखे थे। फिर उसने घर में फेविकॉल ढूंढा और डाइनिंग टेबल पे बैठकर ताजमहल को जोड़ने लगी। काफी मेहनत के बाद उसने ताजमहल को पूरा जोड़ के वापस एक पीस बना दिया था और जाके विकी के कमरे की टेबल पे रख दिया। रात को ढाबे पे विकी बिट्टू के साथ बैठा जम के शराब पी रहा था। साला हरामी मेरा बाप मेरे प्यार को छीन लिया यार। यार कोई और होता तो आग लगा देता। लुट गया मैं यार बिट्टू। हवाओं प्यार। मैं बोलता था प्रपोज कर दे, लेकिन नहीं, आजकल करता रहा। तुझसे ज्यादा तो तेरा बाप स्मार्ट निकला। मछली देख के तुरंत चारा डाला और फंसा भी लिया। साला बोलता कहाँ है? कोई माँ है? 20 साल की लड़की को मेरी माँ बोलता है। बहुत बड़ा कमीना है वे। पैसा ही वसूलना था तो हमारी शादी करा देता उससे, लेकिन नहीं। 55 का हो गया लेकिन लार टपकाना बंद नहीं हो रही है। गुरु, अब एक ही रास्ता है, भूल जाओ उसको और कोई और से दिल लगा लो। विकी ने एकदम से बिट्टू का कॉलर पकड़ लिया। वे साले, अब वो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहने वाली है। गजनी भी बन गया ना तो भी नहीं भूल पाऊंगा मैं उसे। विक्की जब घर लौट के आया उसने देखा प्रताप डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। रानू उन्हें खाना परोस रही थी। विक्की सीधे रानू के पास आया। तुमने क्यों की इस बुढ़ऊ से शादी? शहर में लड़के मर गए थे क्या? बुढ़ऊ किसको बोला? ज्यादा पी लिए का? जाओ अपने कमरे में। विक्की ने प्रताप की बात को अनसुना कर दिया। वो अभी भी रानू को ही देख रहा था। रानू की डर से आंखें झुकी हुई थी। कितने न खरीदा इनने तुमको? क्या कर्ज सारा चुक गया तुम्हारा? मकान बच गया तुम्हारे बाप ने बेच दिया तुमको? बोलो ना। इसने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। और तुम काहे भड़क रहे हैं? साले अपनी बाप की खुशी से जलत है, तेरा क्या लेना इससे? सही बात है, मुझे क्या? तुम 20 साल की लड़की से शादी करो या 15 साल की लड़की से, मुझे क्या? सही बात है, मुझे क्या? साला सही बात है। विक्की भड़कते हुए अपने कमरे में चला गया। रोटी देना और 2 रोटी दरुए को दे देना। वो मेरे हाथ का बना नहीं खाते, बोलते हैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अरे सब नौटंकी है, भूख लगेगी तो अपने आप फड़फड़ाएगा, रहने दो। विक्की कमरे में आके गुस्से में लेट गया। तभी उसकी नजर जुड़े हुए ताजमहल पर गई। वो उठा और उसे लेके फिर पटकने को हुआ कि तभी वहां रानू ग्लास में पानी लेकर आ गई। विक्की ने उसे देखा। ये तुमने जोड़ा? हाँ, आपको पसंद नहीं है तो मुझे दे दीजिए, बाहर के कमरे में रख दूंगी। विक्की ने कुछ सोचा और ताजमहल वापस टेबल पे रख दिया। निकलो यहाँ से। रानू ने टेबल पे पानी का ग्लास रखा और वहां से चली गई। रात को लगभग 1 बज रहे थे। विक्की को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पे लेटे लेटे करवटें बदल रहा था। उसका नशा अब थोड़ा उतर चुका था और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो उठा और अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर सब कुछ शांत था। फिर वो किचन में गया और फ्रिज खोल के देखने लगा। अंदर एक बर्तन में सब्जी और कुछ चावल पड़े थे।
उसे भूख इतनी तेज लगी थी कि खाना देख के उससे रहा नहीं गया। उसने फ्रिज से खाना निकाला, तभी उसे ऊपर वाले कमरे से प्रताप की हंसने की आवाज आई। उसने खाना वहीं छोड़ा और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया। उसने देखा कमरे का दरवाजा बंद था। उसने खिड़की के झरोकों से देखा तो उसे प्रताप की पीठ दिखी। प्रताप का शरीर रानू के ऊपर था और रानू का सिर्फ चेहरा दिख रहा था। ये देख के उसका खून खौल गया। वो तेजी से नीचे उतरा और अपने कमरे में जाके बिस्तर पे बैठ गया। वो बेचैनी से तरबतर था। तभी उसकी नजर ताजमहल पे गई। उसने गुस्से में उठा के फिर से उसे जमीन पर पटक दिया और बाहर निकल गया। घर का दरवाजा खोल के वो बाहर रोड पे आया और अंधाधुंध चलने लगा। फिर एक मोड़ पे आके रुक गया। उसकी आंखों के सामने बार बार रानू के ऊपर प्रताप के शरीर की छवि आ रही थी। उसका दिल तड़प रहा था। बस यही नाम उसके दिल से निकला, रानू। 8 अगली सुबह चमन अपनी छोटी लड़की सपना के साथ प्रताप के घर आ गए। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उस वक्त प्रताप चाय नाश्ता करके बाहर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। चमन ने उनके पैर छुए। आइए चमन जी, देखो आप हमसे उम्र में बड़े हैं, पैर मत छुइए। तभी अंदर से रानू आई और अपने पापा और बहन के गले लग गई। तैयारी कर ली? हाँ, बैग तैयार है। अरे इतनी जल्दी काहे ले जाने की? चाय नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं, हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। आप तो बस आज्ञा दीजिए। आप भी कितने पुराने ख्यालातों में उलझे हो। चाय तो पीनी ही पड़ेगी। रानू, खड़ी खड़ी कहाँ देख रही हो? बनाओ अपने पापा के लिए चाय। इनकी दुकान की हमने खूब चाय पी है। आज जय हमारी इतने की भी पी के देखे। रानू ने हाँ में सिर हिलाया और चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। उसके साथ सपना भी अंदर गई। चमन वहीं कुर्सी पर बैठ के प्रताप से बातें करने लगा। आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना रानू से? अरे एक हो तो बताएं। कोई काम ढंग से नहीं करत, दिन भर बस मोबाइल से चिपकी रहत है। अरे मजाक कर रहा हूं। तुम तो एकदम टेंशन में आ गए चमन बाबू। बड़ी सुशील लड़की है आपकी, बहुत खुश रखा था मुझको। इसके आने से जय घर फिर से घर लगने लगा हुआ है। रानू किचन में चाय बना रही थी। सपना वहीं उसके बगल में खड़ी थी। कैसा लग रहा है नया घर दीदी? अच्छा है। अब कोई सुबह सुबह दरवाजे पे आके खड़ा नहीं होता पैसे मांगने, ना कोई धमका के जाता है। हाँ, अब तो घर में भी पापा बिना टेंशन के रहते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और बेफिक्र होके सोते हैं। तभी विकी अपने कमरे से बैग लेके निकला। उसने एक नजर किचन में चाय बना रही रानू पे डाली। रानू ने भी उसकी ओर देखा। सपना उसे देखकर उसके पास गई। नमस्ते विक्की भैया, दीदी को हम लोग लेने आए हैं, पहली विदाई है ना? अपनी दीदी से तो पूछ लो, जाने का मन है कि नहीं। दिन रात प्यार लुटा रहे हैं हमारे पापा जी। विकी की बात सुन के सपना हंसने लगी, लेकिन रानू ने उसे गुस्से से देखा। विकी फिर घर से बाहर निकल गया। उसे देखते ही चमन उठा और उसके पैर छूने के लिए झुक गया। विकी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे आप तो इनके पैर छू, मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इतना कह के वो अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। विक्की भैया क्या कहे? अरे छोड़ो उसकी बातें, जो मुंह में आते पक देते है। 2-3 दिन बाद अपने बड़े लड़के को भेज दूंगा रानू को लाने, या हम खुद ही आ जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। थोड़ी देर में रानू चाय लेके आई। प्रताप और चमन को चाय दी और अंदर चली गई। सपना डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाय पी रही थी। रानू ने उसके लिए एक प्लेट में नमकीन बिस्किट लाके रख दिए। थोड़ा कुछ खा भी लो, पापा ना खाएं पर तुम तो खा सकती हो।
मैं जरा झाड़ू लगा दूं, फिर चलते हैं। हाँ। रानू जब झाड़ू लेके विकी के कमरे में पहुंची तो उसे ताजमहल के टुकड़े फिर से जमीन पर बिखरे हुए मिले। वो ये देखकर मायूस हो गई। उसने एक बार फिर बिखरे हुए टुकड़े उठाए और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पे उसे जोड़ने लगी। सपना उसे देख रही थी। ताजमहल है क्या? कैसे टूट गया? टेबल से गिर गया। वैसे विकी भैया तो चौंक गए होंगे आपको यहाँ देख के। उनको तो मालूम नहीं था ना? हाँ, चौंक भी गया और भड़का भी प्रताप जी के ऊपर। क्यों? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। आखिर वो इस शादी से खुश क्यों नहीं? कहते कहते रानू चुप हो गई थी, जैसे किसी सोच में डूब गई हो। फिर उसने अपने ख्याल को झटका और ताजमहल जोड़ने में जुट गई। इस बार ताजमहल बहुत मुश्किल से फिक्स हो रहा था, लेकिन उसने किसी तरह वापस जोड़ ही दिया। जोड़ने के बाद रानू ने देखा इस बार ताजमहल की पूरी खूबसूरती चली गई थी। उसके गुंबद भी ऊपर नीचे हो गए थे। फिर रानू ने उसे ले जाकर वापस विकी के कमरे में रख दिया और वहां पे रखे कुछ पेपर्स में से एक पेपर लिया और लिखने बैठ गई। लिखकर उसने पेपर ताजमहल के नीचे रख दिया। फिर झाड़ू लगाकर उसने कमरे में जाके साड़ी बदली और अपना बैग लेके सपना के साथ बाहर आ गई। उसने प्रताप के पैर छुए। सदा सुहागवती रहो। जल्दी आऊंगा लेने। शाम को फोन करा थे। प्रताप ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाल के रानू को पकड़ा दिया। रख लो, छोटी बहन के लिए कपड़े खरीद लेना। अरे इसकी क्या जरूरत? चमन जी, ये पैसा हम आपकी बेटी को नहीं, अपनी पत्नी को दे रहे हैं। अच्छा, कैसे जाओगे? रोड से रिक्शा कर लेंगे। चलो, हम चलते हैं वहां तक। पान खिलाते हैं बढ़िया वाला, इतने मोड़ पर मिला था। मोड़ पे जाके प्रताप ने चमन को पान खिलाया और फिर तीनों को मेन रोड से रिक्शा करा के विदा कर दिया। दोपहर में जब विकी वापस घर आया और अपने कमरे में गया तो उसे ताजमहल फिर से टेबल पे रखा हुआ दिखा। वो दोबारा उसे तोड़ने ही वाला था कि तभी उसने देखा उसके नीचे एक पेपर दबा हुआ था। उसने पेपर को उठाया और पढ़ने लगा। इसे फिर मत तोड़ना और खाना जरूर खा लेना। जानती हूँ आपको मेरे हाथ की कोई भी चीज पसंद नहीं, लेकिन बाहर खाने से अच्छा है कि आप घर का खाना खाएं। मुझे नहीं मालूम आप मुझसे क्यों गुस्सा हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो बताइए, मैं सुधार करूंगी। लेकिन आप इस तरह से नाराज रहेंगे तो इस घर में हम सब का रहना एक साथ मुश्किल हो जाएगा। जो भी बात है आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन नाराज मत रहिए। रानू। पढ़ते ही विकी ने वो लेटर एकदम से फाड़ दिया और कोने में रखे डस्टबिन में फेंक दिया। तभी प्रताप उसके कमरे में आए। किशन लाल के यहाँ चले जाना। 4 महीने से कमीने ने एक पैसा नहीं दिया। हाँ, तो वसूलना तो आपको आता है। कर लेना उसकी बिल्लौंडियन से शादी। विकी की बात सुन के प्रताप को इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन बीच में ही रुक गए। मारो। रुक क्यों गए? मारो। एक बात बता, तुझे मेरी शादी से प्रॉब्लम क्या है? हैं? हमें का अरमान नहीं? तेरा बाप हूं, इसका मतलब यह नहीं कि किसी का पति नहीं बन सकत। और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। चमन की लौंडिया ने खुद हाँ की हमसे शादी के लिए। विकी ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने झट से बाइक की चाबी उठाई और जाने लगा। कहाँ चल दिया? किशन लाल के पिछवाड़े से पैसा निकाल ले। थोड़ी देर में विकी कस्बे के बाजार पहुंच गया। वहां लाइन से कई दुकानें थीं और काफी भीड़ थी। उसने बाइक एक कपड़े की दुकान के बाहर रोकी और तेजी से अंदर गया। उसने देखा किशन लाल काउंटर पे ही बैठे थे। अरे आओ विक्की भैया। विकी आराम से चलकर वहां सामने पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। ए नंदू, अरे चाय तो लेके आ भैया के लिए। सुनो, चाय के साथ 2 समोसे भी लाना। दुकान का नौकर नंदू चाय लेने चला गया। विकी ने किशन लाल की ओर देखा। वो लगभग 60 साल के दुबले पतले आदमी थे। सर पे गांधी टोप पहने वो शक्ल से ही व्यापारी लगते थे। तो भाई
बात यह है कि अब हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले जब तक कि तुम पैसे ना दे देते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं विक्की भैया, अरे आज तो कछु भी ना दे पाएंगे, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अब यही तुम्हारी समस्या है, हमें तो पैसे चाहिए। अगले महीने पक्का कर देंगे। 4 महीने से बत्ती दे रहे हो, आज तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तभी दुकान के अंदर रानू और सपना दाखिल हुए। विक्की उन्हें देखकर हल्का सा चौंक गया, लेकिन अपने आप में रहा। अंदर घुसते ही रानू की नजरें उससे मिली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सपना विक्की को देखकर मुस्कुरा दी। हमें साड़ी देखनी है। अरे बधाई हो आपको विक्की भैया, जे है ना तुम्हारी सौतेली माँ प्रताप की लोग आई। अरे बड़ी किस्मत वाले हैं प्रताप जी, अरे इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। अरे आपके लिए भी चाय मंगाते हैं, तब तक आप ये साड़ी देखिए। किशन ने इशारे से अपने सेल्समैन को रानू और सपना को साड़ियां दिखाने के लिए कहा। इतने में नंदू 2 चाय और 1 प्लेट समोसा लेकर आ गया। अरे नंदू 2 चाय और ले गया। वैसे विक्की भैया शादी की तो तुम्हारी उम्र थी, तुम्हारे साथ तो जोड़ी भी जमती है। ये सुनकर विक्की और रानू की दोबारा नजरें मिली। फिर विक्की कुर्सी से उठा और जाके किशन लाल के सामने रखी टेबल पे जोर से हाथ रखा। तुम ना हमारी फिक्र छोड़ो और अपनी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाप की नजर तुम्हारी बेटी पे भी पड़ जाए। ये सुन के किशन लाल भड़क गया। साड़ियां देख रही रानू और सपना भी विक्की का बर्ताव देखकर घबरा गई। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़की के बारे में ऐसे बात करने की? जैसा तुम्हारी हिम्मत हुई। ज्यादा गर्मी मत खाओ, शांति से बैठो और पैसा निकालो। अरे पैसे तो नहीं है, अब जो करना है कर लो। विक्की ने किशन लाल को कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से चाय पीते हुए समोसा खाने लगा। पूरे वक्त किशन लाल उसे गुस्से से देख रहा था। उसकी हल्की हल्की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। विक्की ने आराम से चाय और समोसे खत्म किए, फिर उठा और सेल्समैन के पास जाकर एक साड़ी को उठाया। ये कितने की है? 2000 की है, लेकिन आपके लिए 1500 की लगा देंगे। और ये वाली? 3000, आपके लिए 2500। उसके बाद विक्की ने एक एक करके 10-15 साड़ियों के रेट पूछ डाले। ये सारी साड़ियां पैक कर दो। ये देख के किशन लाल घबरा गया। वो उठ के विक्की के पास गया। अरे जेब में पैसे भी हैं इतनी साड़ी खरीदने के लिए? अरे अगर हम पैसा देंगे तो तुम्हारी उधारी कैसे कम होगी? हाँ भाई, पे कर जल्दी। अरे विक्की भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? वसूली 20,000 कम हो गए। फिर उसने रानू की ओर देखा। सारी साड़ियां तुम्हारी हैं, अपने पति को बता देना। सेल्समैन ने लगभग 10 साड़ियां पैक की और साड़ियों के बैग रानू और सपना की ओर बढ़ा दिए। ये बहुत गलत कर रहे हो विक्की भैया, हम प्रताप जी से बोलेंगे। जिससे बोलना बोल देना। आगे से अगर एक पैसा तैयार नहीं रखे ना तो पूरी दुकान खाली कर देंगे, समझे? विक्की ने बाहर आके एक रिक्शा रुका और उसमें सारी साड़ियों के बैग रख दिए। उसने फिर सपना की ओर देखा। तुम्हारे और तुम्हारी दीदी के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट, रोज बदल बदल के पहनना। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोनों बहनें रिक्शा में बैठ गईं और रिक्शा आगे बढ़ गया। अरे थैंक यू तो कह दो। किशन लाल के यहाँ से विक्की सीधा दारू के अड्डे पे चला गया और अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पीता रहा। रात के लगभग 11 बजे विक्की दारू के नशे में बाइक चला के जा रहा था। तभी तेजी से एक कार हॉर्न देते हुए उसके बगल से गुजरी। उसके चलते विक्की का बैलेंस खो गया। उसकी बाइक लड़खड़ाई और एक खंबे से जा टकराई। विक्की तुरंत बाइक से गिर गया। उसे देखकर कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। तभी वहां साइकिल से चमन गुजर रहा था। जब उसने विक्की को देखा, उसने झट से साइकिल रोकी। अरे विक्की भैया, कैसे? अरे आपको तो काफी लग गई है। विक्की आधी बेहोशी की हालत में था। चमन ने वहीं खड़े एक आदमी से कहा, भैया इतना ही पास में हमारा घर है, इनकी बाइक लेके आ जाएंगे क्या? हम साइकिल में लेके चलाते हैं भैया। हैं? आदमी ने सर हिलाकर हाँ कह दिया। फिर सब ने विक्की को पकड़ के उठाया और चमन की साइकिल में आगे डंडे पे बैठा दिया। कुछ ही देर में चमन विक्की को लेकर घर पहुंच गया
और उसे सहारा देके दरवाजे तक लाया। हाँ, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या? का पता, सड़क के किनारे पड़े थे, धुत। रानू और चमन विकी को सहारा देके घर के अंदर लेकर आए और उसे बाहर पड़े बिस्तर पर दीवार से टिका के बैठा दिया। सपना उस वक्त अंदर कमरे में सो रही थी। मैं डेटॉल लगा देती हूँ। अरे मरहम है कि नहीं? नहीं, मरहम तो नहीं होगा। अरे को हम मेडिकल वाले से लेकर आते हैं। इतना कह के चमन बाहर चला गया। विकी दीवार से टिक के मदहोश बैठा था। उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। तभी रानू अंदर से डेटॉल लेके आई और उसके चेहरे पे लगाने लगी। उसका चेहरा विकी के चेहरे के बहुत करीब था। बेहोशी में भी विकी उसकी खुशबू को महसूस कर पा रहा था। रानू जब उसके माथे पे डेटॉल लगाने लगी, विकी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से आंखें खोली। मेरी आंखों में देखो यार, क्या कभी तुम्हें इसमें कुछ दिखा नहीं? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं तुम्हारे चक्कर क्यों काटता था, क्यों हर महीने तुम्हारे झूठ को सच समझ लेता था? रानू, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, और तुमने हमारे बाप से ही शादी कर ली। ये सुन के रानू थम गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो विकी को देखती रह गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विकी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके होठों को अपने होठों से छूकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। रानू ने अपने आप को विकी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई और कुछ ही पलों में